यहाँ पर मैं एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म यहाँ पर सिखाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि एल्डोल रिएक्शन है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, या एल्डोल रिएक्शन क्या है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जब हम कहते हैं कि छोटा दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल टूट करके निकल जाए, तो यहाँ तक ही बात करेंगे तो रिएक्शन केवल एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H और ये OH जब इसको अगर हीट किया जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, तो रिएक्शन कंडेंसेशन कहलाती है। लेकिन जहाँ तक ही रिएक्शन मैंने लिखी हुई है केवल वो रिएक्शन क्या है, एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, दो एल्डिहाइड्स, या तो टू एल्डिहाइड्स या फिर टू कीटोन, या आपस में एल्डिहाइड और कीटोन भी रिएक्शन कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन से। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे या ऐसे दो कीटोन आपस में रिएक्शन करेंगे, उनमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपस में वो कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कि कैटलिस्ट है बेस या एसिड। तो एसिड कैटेलाइज भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और बेस कैटेलाइज भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा वो केवल किसकी पढ़ाऊंगा, मैं केवल बेस कैटेलाइज एल्डोल कंडेंसेशन की। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशंस में होती है, एसिड कैटेलाइज भी होती है और बेस कैटेलाइज भी होती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे केवल बेस कैटेलाइज। तो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं दोनों मॉलिक्यूल, ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्डोल। एल मीन्स होता है एल्डिहाइड, एल्डोल, और ओल मीन्स होता है एल्कोहल। ये फंक्शन ग्रुप OL है, एल्कोहल, और एल एल्डिहाइड फॉर दिस एल्डिहाइड। तो आपस में कंबाइन कर जाते हो, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कहाँ से जुड़ा है, इस कार्बन से अटैच हुआ है, तो ये नया बॉन्ड्स बना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पर छूट गया, ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लर्न करना होता है, मैकेनिज्म लर्न करनी होती है, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बना। तो फिलहाल ये एल्डोल रिएक्शन होती है और इसकी मैकेनिज्म किस तरह से है, किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस की सिमिलर है, सेम कॉन्सेप्ट है, उनको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। तो हमें सीखनी होती है मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैकेनिज्म हमें आप पता है किस तरह से क्या होता है तो हम प्रोडक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इवन नाम याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कौन सी रिएक्शन है, रिएक्टेंट रहेंगे, आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बच्चों सीखते हैं हम किस तरह से मैकेनिज्म लिखी जाएगी। मैकेनिज्म मतलब किस तरह से पाथ लिखा जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर बच्चों हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है, ठीक है। उसको देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्यों रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पर, उससे क्या होगा, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन एक बहुत बेसिक रिएक्शन है, अगर इसकी मैकेनिज्म सीख जाते हैं तो हम लगभग बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है रिएक्शंस के लिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, और इससे मिलती जुलती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अगर इसकी मैकेनिज्म सीख गए तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म की। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म किस तरह से और क्यों फॉलो अप करेगी, उनके पीछे क्या रीजनिंग है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों यहाँ पर हमें पहले भी तो ये सीखना है कि बेस किसे कहते हैं, बेस का क्या काम है। जैसे कि हम कहें कि चोर का क्या काम है, चोर का काम चोरी करना होता है, चोर किसे कहते हैं, जो चोरी करता है उसे चोर बोलते हैं। ऐसे ही हम बेस किसको बोलते हैं। तो बच्चों बेस की जो बेसिक डेफिनेशन बेस की है जो, तो वो बेस की डेफिनेशन क्या है कि जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, जो H+ को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, जो H+ आयन ले सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम बेस कैटेलाइज, तो बेस का पता होना चाहिए बेस किसे कहते हैं, जो H+ कहीं से ले सके। जैसे कि NaOH KOH बच्चों हम जानते हैं ये बेस है, NaOH KOH, तो OH निगेटिव हम इसका एनायनिक पार्ट ले रहे हैं। तो बेस जो कहीं से क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, H+ आयन ले सके,
जो क्या अब्स्ट्रैक्ट कर सके कहीं से, H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर सके, उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेस की डेफिनेशन हमेशा, बेस का मीनिंग क्या है, जो H+ आयन अब्स्ट्रैक्ट कर सके। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो अपने लोन पेयर, क्या कह सकते हैं, जो अपने लोन पेयर किसको दे, H+ को दे, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे, इसे हमने इलेक्ट्रॉन दिए, अदर वे में जो H+ अब्स्ट्रैक्ट कर सके या फिर अपने लोन पेयर H+ को दे, उसे क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक एल्डिहाइड लिख रहे हैं और एल्डिहाइड की रिएक्शंस कराएंगे बेस से। तो इतना केवल ध्यान रखना है एल्डोल कंडेंसेशन में कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो मैकेनिज्म, जो हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया है CH2, यहाँ पर एक H मैंने दिखा दिया अलग से, C⋯OH, और इसके साथ में ले लिया बेस। अब बेस को आप जानते हो NaOH ना लिख करके OH नेगेटिव मैंने लिख दिया। बेस किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सके, जो प्रोटॉन ले सके कहीं से। तो बच्चों प्रोटॉन कौन सा अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो आसानी से, प्रोटॉन को खाएगा ये, जैसे कि भेड़िया किसी जानवर को खा रहा है, ऐसे प्रोटॉन, इसका काम क्या है, बेस है ये, तो बेस का काम होता है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। तो प्रोटॉन जो आसानी से अवेलेबल हो, कोई भी शिकार करेगा जो आसानी से जिसे मार सके, जो ज़्यादा एसिडिक हो। जैसे ये अगर कंपाउंड लिखा है तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोटॉन्स मैं कह सकता हूँ, एक प्रोटॉन ये है H है और एक प्रोटॉन यहाँ पर ये है। ठीक है, ये दोनों 3 प्रोटॉन तो सिमिलर हैं और H प्रोटॉन डिफरेंट है। लेकिन बेस जो है, बेस किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे। तो कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, इसको, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर ये, तो उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा जो ज़्यादा एसिडिक हो। किस प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को नहीं उठाएगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये। उसको क्यों नहीं अब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसको भी सीखना जरूरी है कि ये वाला प्रोटॉन क्यों नहीं खाया इसने। बेस किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे या प्रोटॉन खाए। तो खाली ये प्रोटॉन क्यों अब्स्ट्रैक्ट करा है, ये प्रोटॉन क्यों नहीं अब्स्ट्रैक्ट करा, ये सीखेंगे तभी हमें केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस प्रोटॉन को क्यों नहीं अब्स्ट्रैक्ट किया, इसको क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका इजी टारगेट है, आसानी से खाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, मोर एसिडिक है। क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, ये लार्ज एसिडिक है, मोर एसिडिक है। लेकिन एसिडिटी देखने के लिए क्या देखते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। सपोज इसने ये प्रोटॉन उठाया, 2 ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, एक को फिर इरेज कर देंगे। सपोज ये प्रोटॉन उठाया, तो यहाँ से अगर ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेस ने ये प्रोटॉन उठाया तो यहाँ से H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर जाएंगे, कार्बन, हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होंगे किसकी तरफ को, कार्बन की तरफ को, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है। वैसे बेस H+ ही अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड जो टू ब्रेक हो रहा हो कैसा हो रहा है, हेट्रोलिटिकली, मतलब एक ही एटम की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अगर बॉन्ड हेट्रोलिटिकली कभी क्लीवेज होता है तो किधर को क्लीवेज होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ को। और हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा, कार्बन की ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए, और बाकी ऐसा से क्या था यहाँ पर, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो प्रोटॉन ने क्या उठाया है, इस बेस ने क्या किया है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया था। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन था कि दूसरा इस प्रोटॉन को क्यों नहीं अब्स्ट्रैक्ट कर रहा, और किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसने ये बी रूट, ये वाला प्रोटॉन क्यों नहीं उठाया, सपोज इसने बी रूट से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों देखते हैं ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों यहाँ पर तो ये प्रोटॉन तो अब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये CH3 का CH3 रह गया, ये क्या हो गया बच्चों, कार्बोनिल, और यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आयन आ गया, है ना। अब कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो मैंने कहा आपको वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा जो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। हमने मोर एसिडिटी देखने के लिए कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिटी मेजर करने के लिए, देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उनमें एक फैक्टर था रेजोनेंस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कॉन्जुगेशन में है इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, डिलोकेलाइज कर सकते हैं, ये इधर जाएंगे तो ये इधर,
इस तरह से ये क्या बन सकता है, इनोलेट बन सकता है। ये इधर है और ये इधर गया, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह की फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसमें ये रेजोनेंस कर रहे हों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेशन में, ये यहाँ पर जाएंगे तो ये इस तरह से ब्रेक होगा। तो एक तरह से जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरह ये दो इलेक्ट्रॉन राइड कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। एक बार इधर गए, यहाँ आए, इधर चले गए, फिर वापस आएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब मीन्स ये प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल है, ये प्रोटॉन उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका एनायन स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबल एनायन है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो पाथ बी था वो क्रॉस आउट हो गया। इससे ये बेस जो होगा केवल उसी प्रोटॉन को स्टैक करेगा जो आसानी से खाया जा सके, उसका शिकार करेगा जो आसानी से मिल सके। आसानी से कौन सा मिलेगा, जो ज़्यादा एसिडिक हो। ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये एनायन जो बना, ये मोर स्टेबल एनायन बना अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए बच्चों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। रीजन समझ में आया क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि उससे बनने वाला एनायन कॉन्जुगेट स्टेबलाइज होता है, उससे बनने वाला एनायन कॉन्जुगेट स्टेबल है ना, बनने वाला एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसे बच्चों पाथ बी के द्वारा ये बाय पाथ बी ये रिएक्शन नहीं जाएगी, बाय पाथ वे ही केवल क्या करेगा, ये प्रोटॉन को स्टैक करेगा। ठीक है, वो फर्दर ये इक्विलिब्रियम स्टेप्स रहते हैं, तो ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, फिलहाल फर्स्ट टाइम लर्न करने के लिए कि इक्विलिब्रियम स्टेप क्यों है, इन सब चीज़ों की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल मैकेनिक्स सीखेंगे। तो आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी आ गया। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने क्या अल्फा हाइड्रोजन स्टैक किया और क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बन गया इसका। अब जो यहाँ पर एक चीज़, आप कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रख लो, कोई भी एनायन, जैसे कि ये भी एक एनायन था, तो केवल उसको केमिस्ट्री में दो तरह के काम कर सकता है। बहुत ईजी हो गया कि दो ही तरह के काम कर सकता है, या तो क्या कर सकता है बच्चों, H+ स्टैक कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, वो किसी कार्बन जो कि पॉजिटिव कार्बन हो उस पर अटैक कर सकता है। या तो अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे सकते हैं, तब वो एनायन कहलाता है। कैसा काम कहलाता है, ये बेस। कैसा काम कहलाता है, ये बेस की तरह इसने काम किया। या फिर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, किसी कार्बन को दे सकता है। कार्बन किसको दे सकता है, कि वो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से, तो जिस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, तब उस तरह के एनायन का काम क्या कहता है, कैसा कहलाता है, कि उसने वर्क किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दो तरह के काम कर सकता है, या तो एज ए बेस काम कर सकता है, या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। बेस कब कहते हैं हम कि बेस की तरह काम कर रहा है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, H+ को दे। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे, कार्बन को दे, तो कहलाता है वो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल उसने वर्क किया है। केवल दो तरह के काम है। तो यहाँ पर देखो, पहला जो हम बोल रहे थे कि ये बेस है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था बच्चों, H+ को दिया था, तो ये क्या कहलाता था, बेस कहलाता। फर्दर हमारा एनायन बन गया, सिंपलीफाई हो गया। तो जो ये एनायन बन गया, तो इसको केवल दो ही तरह के काम आते हैं। क्या काम आते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, H+ को दे सकता है, या फिर किसको दे सकता है, कार्बन प्लस को दे सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो एनायन है, स्टेप फर्स्ट में इरेक्शन हुई थी, स्टेप सेकेंड कह दिए, स्टेप फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। स्टेप सेकेंड में हमारा क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया, एनायन बन के आ गया। तो जो ये एनायन है, केवल इसको दो तरह के काम आते हैं। किसी भी एनायन को दो ही तरह के काम, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और बात ही नहीं की जाएगी, या तो H+ को या कार्बन प्लस को। ठीक है, अगर ये अपने प्रोटॉन अगर बच्चों क्या कहें H+ को देगा, तो हम वापस बैक आ जाते हैं। ठीक है, कहीं नहीं पहुंच रहे। फिर अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, H+ को दे, तो यहाँ से H अटैच हो जाएगा और फिर से फर्दर हम क्या हो गए, बैक आ गए, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन दूसरा क्या काम कर सकता है, दूसरा अपने ही अदर मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक कर सकता है। क्योंकि दो काम है, कार्बन प्लस, क्योंकि दूसरा जो मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ये पार्शली पॉजिटिव होता है, कार्बोनिल पार्शली पॉजिटिव होता है। पार्शली पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शली बॉन्ड ब्रेक रहता है ऑक्सीजन की तरफ को, तो इस कार्बन पर क्या रहता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या करेगा, खींच के रखेगा, विड्रॉ रखेगा, क्योंकि इसकी क्या है, लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये सेकेंड काम, जो अगर सेकेंड फर्स्ट काम करता, अगर एनायन के केवल दो तरह के काम आते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, कार्बोनिल के कार्बन को दे। तो अगर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ये कार्बोनिल के कार्बन को देता है। क्यों देगा यहाँ पर अटैक, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, ये ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ रहेंगे, खिंचे हुए रहेंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो ये एनायन क्या कर सकते हैं, इसके कार्बोनिल पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ये अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो अगर कोई और आकर के जुड़ना चाह रहा है तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहनी है, तो एक को टूटना होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक होना होगा, तब चौथा लगेगा। तो ब्रेक कौन सा, जब ये अटैक करेगा तो ब्रेक कौन सा होगा, वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड वीक है। क्या है, पाई बॉन्ड वीक है, ऑक्सीजन की तरफ को टूटेगा। तो इसने यहाँ पर कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक किया और पाई बॉन्ड ब्रेक आउट हुआ। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बोनिल के कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन और इस कार्बोनिल के बीच में। तो इसको लिखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करके CH3 CO नेगेटिव H, और ये हो गया CH, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया कि इस कार्बन और इस कार्बोनिल के कार्बन के बीच में, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH, एंड देन इन द सॉल्यूशन जब हम वर्कअप करेंगे तो ये प्रोटॉन अपना अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि फिर तरह एनायन आ गया। और ये एनायन केवल क्या कर सकता है, दो तरह के काम कर सकता है, या तो अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे सकता है, या फिर कार्बन को दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कार्बन को दे नहीं पाएगा, क्योंकि बल्कि मॉलिक्यूल है, स्टेरिक फैक्टर की वजह से कार्बन को दे नहीं पाएगा। तो एज ए बेस जब इसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम, तो बच्चों ये क्या करेगा, H3O न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या करेगा, ये अपना प्रोटॉन, वाटर है ये एसिडिक मीडियम, वाटर H3+ लिख दिया मैंने, तो प्रोटॉन स्टार्ट कर लेगा। इस तरह से क्या बन गया, डायओल बन गया। इसको घुमा के लिख देता हूँ CH3C, इसी को लिखता हूँ CH3A C, और ये जो है क्या बना OH, बाकी ये मॉलिक्यूल CH2, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो क्या है यहाँ पर, ये CH2 है बच्चों। इसने यहाँ पर क्या था, एक प्रोटॉन अटैक किया था, तो इसने अटैक किया था, तो यहाँ पर CH3 ना होकर क्या है, CH2 है। और ये H यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यही है एल्डोल प्रोडक्ट, यही क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसके बेसिक्स क्या रहे। तो यहाँ पर बी वाला अटैक तो होगा नहीं, उसको भी हमने देखा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ एक चीज़ पकड़ने की है कि कोई भी एनायन जो दो तरह के काम कर सकता है, या तो H+ पर अटैक कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, कार्बन पर अटैक कर सकता है। किसी भी एनायन को, इलेक्ट्रॉन को दो तरह के ही काम आते हैं। अगर वो H+ पर अटैक करता है, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देता है, तो उसको हम बेस बोलते हैं। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के कार्बन को देता है, तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। उसके काम को हम, वर्क को क्या बोलते हैं, कि उसने वर्क किया है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डिहाइड और बेस जब मिलाएंगे तो बेस OH नेगेटिव एनायन है, तो इसे केवल दो तरह के काम आते हैं। या तो क्या कर सकता था, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक कर सकता था, या प्रोटॉन अटैक कर सकता था। तो कार्बोनिल के कार्बन पर क्यों नहीं अटैक किया, तो उसको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा मैं। लेकिन तो इसका मेन काम यहाँ पर क्या किया है, इसने प्रोटॉन अटैक किया। प्रोटॉन अटैक किया तो यहाँ पर फर्दर एनायन बन जाएगा। फिर ये एनायन भी केवल दो ही तरह के काम जानता है, या तो H+ पर अटैक करे, या कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करे। अगर H+ अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है फर्दर, क्योंकि H+ यहाँ से हटा है तो यहाँ गया है, अगर फर्दर H+ लेता है तो फर्दर वापस आ जाएगा। तो स्टेप क्या हो गया, रिवर्सिबल स्टेप हो गया। तो इसको मैंने फर्दर यहाँ पे उठाया,
तो क्या कर सकता है, दूसरा काम क्या बचा इसका, अपने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक करें। जैसे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O नेगेटिव, और ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बच्चों ये भी स्टेप, सारे स्टेप्स क्या हैं, रिवर्सिबल स्टेप हैं। ये भी रिएक्शन वापस आ सकती है, ठीक है, ये सारे रिवर्सिबल स्टेप हैं। तो इसने यहाँ पर अटैक किया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा। फिर ये इसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों ये बेसिक मैकेनिज्म, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर होमवर्क आपको सिमिलर वे में एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। कुछ कंपाउंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन सारी मैकेनिज्म, सारी रिएक्शंस एल्डोल को ही इसी तरह से चलती हैं। एनायंस बनते हैं, जहाँ भी एनायन बनेंगे वो दो तरह के काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मैं यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट लिख देता हूँ, तो उनके एल्डोल प्रोडक्ट आपको प्रैक्टिस में बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका होमवर्क यहाँ पर। बच्चों आपको एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है विद मैकेनिज्म, किसका, साइक्लोहेक्सेनोन का, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटेलाइज की बात की है, NaOH। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड की मैंने बताई थी, तो आपको इसका बनाना है। सेकेंड, कोई दूसरा एल्डिहाइड लिख देते हैं, CH3 CH2 CH H। ब्रेक से फिर से मैकेनिज्म देखनी है और इसका एल्डोल प्रोडक्ट लिखना है विद मैकेनिज्म। थर्ड बच्चों, कोई कीटोन एस्टर डी, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट। कीटोन ले लिया, तो कीटोन भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या, एल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है, कीटोन की यहाँ पर थी भी, ठीक है। इन 3 रिएक्शंस को आपको फर्दर मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।